अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लस्टर ग्रोथ मॉडल है। ग्रोथ मॉडल्स क्या हैं, इनको डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मॉडल्स क्या चीज़ है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग प्रोसीजर या एल्गोरिथम या सेट ऑफ एल्गोरिथम्स या फार्मूलाज डिफाइन करते हैं, या कोई एल्गोरिथम या कोई प्रोसीजर डिफाइन करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग मॉडल का नाम देते हैं। ग्रोथ से क्या मुराद है कि कोई भी चीज़ किस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को इन्हांस कर रही है, इसको हम लोग ग्रोथ का नाम देंगे। और किसी भी चीज़ के इन्हांसमेंट के लिए जो डिफरेंट प्रपोज मॉडल्स हैं उनको हम लोग ग्रोथ मॉडल्स का नाम देते हैं। क्लस्टर ग्रोथ मॉडल्स क्या हैं जी? बेसिकली हमारे पास मेडिकल की फील्ड के अंदर डिफरेंट बीमारियों की जो ग्रोथ है उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। सो इस वजह से इनको क्लस्टर ग्रोथ मॉडल का नाम दिया जाता है। अब बीमारियों से जैसे डिस्कस किया, तो वहाँ पे हम लोग कोई ना कोई एक बीमारी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ करें कि किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बीमारी जो कि कैंसर है, वो किस तरह से ग्रो करती है, उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लस्टर ग्रोथ मॉडल की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ईडन क्लस्टर ग्रोथ मॉडल एंड डिफरेंट लिमिटेड एग्रीगेशन मॉडल। सो इनको डिस्क्राइब करने से पहले मैं कैंसर की बीमारी की तरफ आऊँगा। सपोज़ करें कि हमारी बॉडी की किसी एक सेल, किसी एक पोर्शन के अंदर ट्यूमर है या सेल कैंसर के इन्फेक्टेड सेल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी एडजेसेंट पोजीशंस के ऊपर पड़े हुए जो हेल्थी सेल हैं उनके इम्यून सिस्टम को वीक करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और इस तरह से वो बीमारी विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल टू अनदर सेल इंक्रीज होती हुई फैलती जाएगी, और ट्यूमर या कैंसर का साइज क्या होता जाएगा जिस्म के अंदर या बॉडी के अंदर इंक्रीज करता जाएगा, अनलेस कि हम लोग मेडिकेशन करके उसकी ग्रोथ को रोक नहीं पाते। सो इसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए पहले मैं एक जनरल चीज़ डिफ़ाइन करूँगा। एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें कि हमारी जो बॉडी का जो पोर्शन जिसके अंदर ट्यूमर है या कैंसर ज़दा हिस्सा है, उस मॉडल को शिट दैट इज़ माय बैक स्पेस। जी, सॉरी, वो मेरे लैपटॉप का बैक स्पेस ख़राब होया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मसला हो रहा है ये वीडियोस रिकॉर्ड करने में। वो कंटिन्यूसली बैक स्पेस प्रेस हो रहा था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से स्क्रीनशॉट लेके उसकी इमेज बना के सामने रखी हुई। यहाँ पे जो है ना वो दोबारा से जो है वो अब रिमूव नहीं करेगा। सो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि बिफोर डिस्क्राइबिंग हिडन एंड रियल क्लस्टर ग्रोथ मॉडल, मैं एक आप लोगों के सामने बॉडी के उस हिस्से को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा जहां पे ट्यूमर है और वो ग्रो कर सकता है।
उस बॉडी के हिस्से को मैंने टू डायमेंशनल लेटर्स की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। हर एक जो पॉइंट, ये ब्लू सर्कल है, इसको एक सेल कंसिडर कर लें, और सेल कंसिडर करेंगे तो अब हर सेल या तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है या वो इन्फेक्टेड हो चुका हुआ है। सो इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग हर सेल को साइट का नाम भी कह सकते हैं, पोजीशन का नाम भी कह सकते हैं। हर एक, फर्ज़ किया ये जो सेल है इसकी पोजीशन आई कोमा जे है, तो जो इसके जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनकी पोजीशन आई प्लस वन कोमा जे, आई कोमा जे माइनस वन, आई एंड सो ऑन। सो ये चारों जो हैं इसके एडजेसेंट सेल्स कहलाएंगे। हम लोग नॉर्मली इन्हीं को कंसिडर करते हैं जो कि ये प्लस की फॉर्म में है या कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है। जो डायगोनल फॉर्म में है ये इनका डिस्टेंस जो है सेल से थोड़ा सा दूर है, तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि इसका जो इफेक्ट है इनके ऊपर कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस सेल जो कि इससे ज़्यादा करीब हैं। सो इसका जो इन्फेक्शन का विसिनिटी होगी, हदूद होगी, उसमें ये ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दीज डायगोनल सेल्स। सो इनिशियली जितने भी ये सेल्स हैं इनको हम लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ट्यूमर नहीं है या कैंसर ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पास, जो हर सेल के पास ऑक्यूपाइड पोजीशन होगी, उसके पास दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्यूमर ज़्यादा नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है, तो देन ऑक्यूपाइड के पास जो वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। और अगर ये ट्यूमर ज़्यादा हो जाएगा तो देन इसको पास ऑक्यूपाइड की वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगी। सपोज़ करें इनिशियली हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि ये तमाम सेल्स जो हैं वो तमाम सेल जो हैं वो डिसइन्फेक्टेड हैं, मतलब हेल्थी सेल हैं। तो हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर किसी एक सेल के ऊपर, वो सेंटर में हो सकता है या फिर ये लेफ्ट बाउंड्री के ऊपर तमाम सेल्स, बॉटम बाउंड्री के ऊपर तमाम सेल, राइट बाउंड्री के ऊपर तमाम सेल, टॉप बाउंड्री के ऊपर तमाम सेल्स में हम लोग ट्यूमर को प्लेस करवा सकते हैं। अब जिस जगह के ऊपर हम लोग ट्यूमर को प्लेस करवाएंगे वो सेंटर हो सकता है, किसी एक बाउंड्री के ऊपर हो सकता है, कुछ दो बाउंड्रीज हो सकती हैं, तमाम की तमाम बाउंड्रीज हो सकती हैं। सो जब हम लोग किसी एक सेल को इन्फेक्टेड कह देंगे तो उसके बाद वो जो सेल होगा उसके ऊपर ऑक्यूपाइड की जो वैल्यू होगी वो फॉल्स से ट्रू हो जाएगी। इसमें सपोज करें मैं इनिशियली सेंटर के ऊपर आई कोमा जे के ऊपर रखवाता हूँ, तो इनिशियली इसकी जो पोजीशन है आई कोमा जे, यहाँ पे पहले फॉल्स था ऑक्यूपाइड, और देन जैसे ही इसको इन्फेक्टेड किया खुद से सीड वैल्यू रुकवाते वक्त, तो देन इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगी। सो उसके बाद ये जो सेल है ये अपनी वेसिनिटी के अंदर जो ये वाले सेल्स हैं एडजेसेंट सेल्स, इनको इन्फेक्टेड कर सकता है। सो इनके इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। सो इस वजह से जो इन सेल्स की ऑक्यूपाइड तो फॉल्स होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कैंसर नहीं आया, लेकिन इनकी जो पैरामीटर की वैल्यू होगी, ये वाला जो पैरामीटर है, इसकी वैल्यू भी ट्रू या फॉल्स हो सकती है। लेकिन जहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गया उसकी जो एडजेसेंट साइट्स होंगी, उसकी एडजेसेंट साइट्स की जो पैरामीटर की वैल्यू होगी वो ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने का मतलब ये होगा कि बीमारी जो है वो इस सेल से इन एडजेसेंट सेल्स के ऊपर जा सकती है। बीमारी कभी भी उस सेल के ऊपर नहीं जाएगी जहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू फॉल्स होगी। सो इसका मतलब ये है कि जैसे ही सपोज करें आपने सीड वैल्यू सेंटर पे रखवाई इस सेल के ऊपर, आई कोमा जे के ऊपर, उसके बाद क्या होगा कि जो इसके एडजेसेंट सेल्स हैं उनके पैरामीटर क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। पैरामीटर ट्रू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि उसके बाद हम लोग कोई टेक्निक यूज़ करके वो ईडन हो सकता है या डीएल हो सकता है, उसके ज़रिए हम लोग इस पैरामीटर साइट को फाइंड आउट करेंगे। जोन सी वो पैरामीटर साइट फाइंड आउट करके देंगे, हम लोग जंप करके उधर चले जाएंगे। सपोज करें वो पैरामीटर हमें साइट फाइंड करके ये देते हैं, दोनों में से दोनों एल्गोरिथम ईडन है या डीएलए है, वो उन दोनों में से कोई भी हम एल्गोरिथम लगाते हैं तो हमें ये वाली साइट आई प्लस वन कोमा जे फाइंड आउट करके देते हैं। तो हम लोग जंप करके इधर आ जाएंगे। इधर ऑक्यूपाइड की वैल्यू पहले फॉल्स थी तो यहाँ पे आके ट्रू कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पे आके ट्रू करेंगे तो इसकी एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो ये वाली बनती हैं, ये वाली बनती हैं, और ये वाली एंड ये वाली।
इन पोजीशंस की हम लोग पैरामीटर क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से हम लोग फर्दर इधर भी जंप करके जा सकते हैं, इधर भी जंप करके जा सकते हैं और इधर भी जंप करके जा सकते हैं। सो हम उसके बाद सपोज करें कि ये वाला सेल उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है कि ये वाला जो सेल है इसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका हुआ है ड्यू टू दिस। तो देन हम लोग यहाँ पे जंप करके जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड की वैल्यू पहले फॉल्स थी तो उसको ट्रू कर देंगे, और देन जैसे ही इसको ट्रू करेंगे तो इसकी जो पैरामीटर साइड्स होंगी उनको वन कर देंगे, वन से मुराद ट्रू कर देंगे। सो कंटिन्यूसली ये प्रोसीजर चलता रह जाएगा अनलेस कि हमारे पास ये पूरे का पूरा जो लेटिस है या जो ग्रिड है वो फिल नहीं हो जाता। अ, अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो पहले हम लोग सीड वैल्यू लिखवाते हैं, उसके बाद पैरामीटर डिसाइड करते हैं जो कि एडजेसेंट साइड्स होती हैं। अब जैसे पैरामीटर साइड डिसाइड हो जाती हैं तो देन हम लोग इन पैरामीटर साइड को ईडन या डीएलए की मदद से फाइंड आउट करते हैं। दोनों का मेथड रैंडम नंबर्स के ऊपर बुनियाद करता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन रैंडम नंबर्स के ऊपर बुनियाद करता है। सो इन चीज़ों को हम लोग जो ईडन है वो क्या काम करता है, लेट मी गिव अ फ्यू मिनट्स। ओके नाउ हम लोग इसको दोबारा से फिर मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि अगर हम लोग पहले सीड वैल्यू लिखवाते हैं, सीड के बाद हम लोग पैरामीटर डिसाइड करते हैं। पैरामीटर डिसाइड करने का मतलब यह है कि हम लोग उसकी सीड वैल्यू जहाँ पर रखी हुई उसके एडजेसेंट साइज को ट्रू करते हैं, पैरामीटर में ट्रू करते हैं। जहाँ पे पैरामीटर ट्रू होगा तो इसका मतलब है बीमारी जंप करके वहाँ पे जा सकती है। सो फिर उसके बाद जहाँ पे हमें ईडन कोई साइड दे दे या डीएलए साइड दे दे तो वहाँ पे हम लोग जंप करके जा सकते हैं। सपोज हम लोग ईडन या डीएलए के जरिए यहाँ पे आते हैं, ये वाली पैरामीटर साइड फाइंड होती है जो जिसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होकर फर्दर इन्फेक्टेड हो सकती है। सो यहाँ पे आके हम लोग ऑक्यूपाइड को क्या करेंगे, फॉल्स से ट्रू कर देंगे और इसके एडजेसेंट साइड्स की जो पैरामीटर की वैल्यू है वो फॉल्स से फिर अगेन ट्रू हो जाएगी। तो इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप लोग गौर करें तो जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट साइट्स को विजिट करते जाएंगे पैरामीटर साइट्स की वैल्यूज बढ़ती जाएगी। सो पॉइंट इज के ईडन और डीएलए ने हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट एल्गोरिथम्स के जरिए, डिफरेंट मॉडल्स के जरिए ये पैरामीटर साइट फाइंड आउट करके देनी है। अब वो जब साइट फाइंड आउट करेगा तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है पैरामीटर सॉरी पैरामीटर डिसाइड करने का जो फार्मूला है। जो डीएलए क्लस्टर ग्रोथ मॉडल है वो किस तरह से ये पैरामीटर साइट फाइंड करता है। सपोज ये हमने इनिशियली यहाँ पे सीड वैल्यू रखवाई, उसके बाद ये पैरामीटर में वन थी तो हमने क्या करना है, इन चारों साइट्स में से किसी एक साइट को फाइंड आउट करना है। तो डीएलए क्लस्टर ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि देखें ये 2D लेटेस्ट है तो इसका मतलब है इस सेल की एक्स पोजीशन भी होगी और वाई पोजीशन भी होगी, जैसे आई कोमा जे मेंशन किए हुए हैं। एक्स पोजीशन भी होगी और वाई पोजीशन भी होगी। सो ये एक्स और वाई हम लोग रैंडम नंबर्स की बुनियाद से जनरेट करवाएंगे, लेकिन रैंडम नंबर्स की बुनियाद से हम लोग कुछ इस तरह से जनरेट करवाएंगे कि वो विद इन दिस बाउंड्री जनरेट करे। मतलब यहाँ से 1 से लेके सपोज 5 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट हो, 1 से लेके 5 वाई जो है वो इसी के दरमियान जनरेट हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? सर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था। मैं अभी आपको ना वापस कॉल करता हूँ, 5 मिनट दे दो बस, 5 मिनट होने वाला है। सो कमिंग टूवर्ड्स जो डीएलए है वो क्या करता है, इस क्योंकि ये 2D है, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई के ऊपर जो है पहले हम लोग रैंडम नंबर्स की बुनियाद पे विद इन दिस बाउंड्री एक्स और वाई को जनरेट करवाएंगे। वो एक्स और वाई सपोज करें ये वाला जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब डीएलए क्या कहता है कि यहाँ से रैंडम वॉक परफॉर्म करना शुरू कर दो।
रैंडम वॉक 2D रैंडम वॉक परफॉर्म करेगा, हो सकता है वो उधर जाए, हो सकता है वो इधर जाए, वो हो सकता है इधर जाए। वो तब तक रैंडम वॉक परफॉर्म करता रहे जब तक कि उसके पास पेरीमीटर साइट आ नहीं जाती। ये बात ज़हन में रखनी है, जब मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँगा तो उस वक्त आप लोगों को ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि डीएलए क्या करता है, इनिशियली एक साइट की पोजीशन जनरेट करवा लेता है, फिर उसके बाद तब तक रैंडम वॉक परफॉर्म करता रहता है जब तक उसके पास पेरीमीटर साइट आ नहीं जाती। मतलब वो पेरीमीटर साइट नहीं आ जाती जहाँ पे उसकी ट्रू है, और पेरीमीटर साइट ट्रू वहाँ पे होगी जहाँ पे हमने ऑक्यूपाइड के ज़रिए उसकी एडजेसेंट्स को पेरीमीटर में ट्रू किया था। सो सपोज यहाँ पे साइट थी ऑक्यूपाइड, तो उसकी एडजेसेंट साइट्स ये थी। तो इनिशियली क्या करेगा, रैंडम पोजीशन ये जनरेट होगी, तो हो सकता है रैंडम वॉक करते हुए वो यहाँ पे आके इस पैरामीटर साइट को जनरेट करे। तो जैसे ये पैरामीटर साइट जनरेट हो जाएगी, हम लोग जंप करके इधर आ जाएंगे, यहाँ पे ऑक्यूपाइड को क्या करेंगे, फॉल्स से ट्रू करेंगे, और इसकी एडजेसेंट की पैरामीटर को क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, फॉल्स से ट्रू कर देंगे। फिर उसके बाद दोबारा से फिर हम लोग रैंडम पोजीशन जनरेट करेंगे, हो सकता है ये वाली जनरेट हो जाए, उसके बाद हम लोग रैंडम वॉक शुरू करेंगे, हो सकता है कि ये वाली पोजीशन पैरामीटर की भी ये वाली पोजीशन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ट्रू था। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्यूपाइड को यहाँ पे फॉल से ट्रू कर देंगे, और उसके बाद इसकी जो एडजेसेंट साइट्स हैं इसकी पैरामीटर को क्या करेंगे, वन कर देंगे, या मतलब ट्रू कर देंगे, और ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सो इस तरह से डीएलए क्या करता है, रैंडम पोजीशन जनरेट करता है। फ्रॉम रैंडम पोजीशन इज यू मस्ट बी क्लियर दैट कि एक्स और वाई दोनों पोजीशंस को वो जनरेट करेगा, बट विद इन द बाउंड्री ऑफ दिस लेटेस्ट। जितने इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसी के दरमियान हम लोग एक्स और वाई को जनरेट करेंगे। जैसे वो एक्स और वाई जनरेट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग रैंडम वॉक परफॉर्म करेंगे और पैरामीटर साइट तक आएंगे। पैरामीटर साइट ये ज़हन में रखना है कि उस पैरामीटर साइट पे आना है जहाँ पे पैरामीटर साइट की वैल्यू ट्रू है। सो अगेन ये तो डीएलए था, लेकिन ईडन क्या करता है, ईडन कहता है कि तब तक रैंडम नंबर्स जनरेट करवाते रहो जब तक आपके पास वो पोजीशन जनरेट नहीं हो जाती जो कि पैरामीटर की वैल्यू वहाँ पे ट्रू है। मतलब जैसे डीएलए के अंदर ये जनरेट हुई, तो उसके बाद रैंडम वॉक परफॉर्म करते हुए हम लोग पैरामीटर तक आ गए। लेकिन ईडन क्या कहता है, ईडन कहता है कि बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन ईडन सिर्फ ये कहता है कि तब तक रैंडम पोजीशन जनरेट होती रहें जब तक आपके पास पैरामीटर की जो वैल्यू है वो ट्रू नहीं आ जाती। जैसे ही पैरामीटर की ट्रू आएगी, तो वहाँ पे ऑक्यूपाइड में अगेन प्रोसीजर सेम हो जाएगा प्रीवियस वाला। ऑक्यूपाइड की हम लोग क्या करेंगे, फॉल से ट्रू करेंगे, उसकी पैरामीटर को क्या करेंगे, एडजेसेंट पोजीशंस के अंदर जाके ट्रू करेंगे, और उसके बाद प्रोसीजर फिर से शुरू कर देंगे, और फिर से दोबारा से रैंडम पोजीशंस मीन एक्स और वाई जनरेट करते रहेंगे, और तब तक जनरेट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास पैरामीटर साइट आ नहीं जाती। सो ये बेसिक सा डिफरेंस है। जब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करूँगा तो देन आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर दूँगा कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के जिस टाइम पे क्वेश्चन हो वो मुझसे डिस्कस कर लें। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।